Hey guys, welcome back to Academile Online and today we are studying exercise 3.4 of Maharashtra State Board Circle chapter. Geometry का थर्ड चैप्टर है. 3.1, 3.2 और 3.3 हम कर चुके हैं, जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे. और तो हम पढ़ रहे हैं अभी 3.4 के पहले के जो बेसिक्स है उसको पढ़ रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉरोलरीज है जिसको हम पहले समझते हैं एंड देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3.4. तो सबसे पहले समझते हैं हम कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है. यहाँ पे दिखाया गया एक फिगर, ठीक है. इंस्क्राइब्ड एंगल उसको कहते हैं जो किसी आर्क के अंदर बना हो. जैसे अभी ये जो एंगल ADB है, ये किस में इंस्क्राइब्ड है, कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है? ADB में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है. एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ADB, इसलिए इसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल. और जो एंगल सेंटर पे बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल. इंस्क्राइब्ड एंगल, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है. इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का भी हाफ होता है. जो सेंट्रल एंगल होता है वो सामने वाले करस्पॉन्डिंग आर्क को इक्वल होता है. ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इंस्क्राइब्ड एंगल. द एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन वेयर आई एम. सो अभी मैंने आपको बताया कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है. नाउ वी विल लर्न अबाउट इंटरसेप्टेड आर्क. मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, यहाँ पर बताया था ये वाला जो आर्क है वो इस एंगल को क्या कर रहा है? इंस्क्राइब कर रहा है. और ये जो सामने आर्क है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क. ये एंगल के बीच में जो आर्क आएगा, ये आर्क, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है. क्या कहते हैं उसको? और इस एंगल को क्या कहते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल एंड हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. अब हम पढ़ेंगे इंटरसेप्टेड आर्क. ये देखो, ये जितने भी फिगर आपको दिखाए गए ये इंटरसेप्टेड आर्क है, ठीक है. इसमें देखो ये आर्क इंटरसेप्टेड है, इसमें ये आर्क इंटरसेप्टेड है. इसमें मैं कलर करता हूँ, जो आर्क इंटरसेप्टेड को कलर करता हूँ. देखो, दिस इज इंटरसेप्टेड आर्क, दिस वन. यहाँ पर ये आर्क इंटरसेप्टेड है, यहाँ पर ये आर्क इंटरसेप्टेड है, यहाँ पर ये आर्क भी इंटरसेप्टेड है, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी इंटरसेप्टेड है. समझ में आया? यहाँ पर ये वाला आर्क इंटरसेप्टेड है और ये वाला भी इंटरसेप्टेड है. इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क. जो इंस्क्राइब्ड एंगल के अंदर दोनों आर्म्स के बीच में जो आर्क आता है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क. I hope you understood the property of intercepted arc. And do you know the relation between inscribed angle and intercepted arc? Inscribed angle is, अभी मैंने बताया, inscribed angle is half of the intercepted arc. नहीं समझा? जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ना, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है. तो आर्क क्या आएगा? इसका डबल आएगा. तो अगर ये 30 डिग्री है, सपोज इस आर्क का नाम AB है, अगर ये 30 डिग्री है तो इंटरसेप्टेड आर्क कितना आएगा? 60 डिग्री, डबल आएगा उसका. तो इंटरसेप्टेड आर्क इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल. ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख लो. क्या बताया मैंने? इंटरसेप्टेड आर्क इज हाफ, ट्वाइस, नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्क. इंटरसेप्टेड आर्क इज 2 टाइम्स ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल. ठीक है, समझ में आया? हाँ बोलो. ये पहले पॉज तो करो. अभी देखो यहाँ पर, अभी हम आते हैं यहाँ, ये क्वेश्चन, ठीक है. अब यहाँ पर लिखा गया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बता भी दिया अभी आपको. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. ये अगर इंटरसेप्टेड आर्क है तो ये जो एंगल है इंस्क्राइब्ड एंगल ABC, ये इसका हाफ आएगा. मान लो कि इसका मेजर 60 डिग्री है. आर्क ADC अगर 60 डिग्री है, दिख रहा है ना आपको आर्क ADC, अगर ये 60 डिग्री है तो मेजर एंगल ABC कितना आएगा? 30 डिग्री. तो ऊपर क्या लिखा गया है? मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. सो कीप दिस इन माइंड कि ये इंस्क्राइब्ड, कभी कभी ये एंगल अगर सेंटर पे होगा, मैंने इसके बारे में बताया आपको, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है कि अगर सपोज यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से यहाँ पर हम लोग एक एंगल बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल का जो मेजर होता है ना वो इंटरसेप्टेड आर्क को इक्वल होता है. और जैसा कि मैंने बताया कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, तो सेंट्रल एंगल का भी वो हाफ आएगा.
मान लो आपको कभी कभी ऐसा डेटा दिया रहेगा कि ये जो है ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, तो आप ये समझ जाओ कि ये कितना आएगा 30 डिग्री। समझ में आया? कभी आपको आर्क का वैल्यू दिया रहेगा, कभी सेंट्रल एंगल का दिया रहेगा और उससे आपको इंस्क्राइब्ड एंगल निकालना होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कोरोलरी, दो कोरोलरी दिया गया यहाँ पर, कोरोलरी 1, कोरोलरी 2। कोरोलरी 1 क्या बोलता है? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है इसका कोरोलरी क्या है? एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड किए गए हुए बहुत सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में, इसको हटा देता हूँ और बताता हूँ मैं इसके बारे में। इसको साइड में कर देते हैं, ये देखो ऐसे छोटा कर दिया और यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ मैं। ये एक सर्कल है। अब इसमें ना हम लोग बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ना वो क्या कह रहा है, चालू किया तुमने? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कोरोलरी है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, एक आर्क बना दूं, सपोज ये आर्क ए और बी है, तो इसमें जितने भी आप एंगल इंस्क्राइब करोगे, इसमें आप जितने भी एंगल इंस्क्राइब करोगे, सारे के सारे जो एंगल्स रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये देखो, यहाँ से ए बी में ये आर्क उल्टा कर देखेंगे तो आर्क ए बी में क्या इंस्क्राइब्ड है? सपोज इसका मैं बोलता हूँ ये सी है, ये सी है और ये क्या है? यहाँ पर समझो डी है। तो दो आर्क तुमको दिख रहे हैं, एक आर्क ए सी बी है जिसमें ये एंगल समझो इसका नाम है पी, ए पी बी इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और एक आर्क सामने है ए बी या ए डी बी, ठीक है। सबटेंडेड आर्क का नाम क्या है? और जिसमें एंगल इंस्क्राइब्ड उसका नाम क्या है? ए पी सी। में सी की ज़रूरत नहीं, मुझे लग रहा है सी में हटा देता हूँ, ठीक है। ये सी की ज़रूरत नहीं मुझे, चल ठीक है, जो भी है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से बताता हूँ आपको क्या बोल रहा है वो। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इस आर्क में आप कितने भी एंगल इंस्क्राइब करोगे वो सारे के सारे क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। जैसे मैंने एक ये इंस्क्राइब किया, अब दूसरा ये इंस्क्राइब कर रहा हूँ, किसी और जगह इंस्क्राइब कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे, ठीक है। मैं सपोज एक और एंगल इंस्क्राइब कर रहा हूँ, सपोज ये यहाँ पर है, ठीक है। मैं एक और एंगल इंस्क्राइब कर रहा हूँ, सपोज ये यहाँ पर है। अभी आपको कितने एंगल मालूम पड़े? एक का नाम है ए पी बी, दूसरे का नाम है ए सी बी, दूसरे का नाम है ए ई बी और चौथे का नाम है ए एफ बी। देखो मैंने एक ही आर्क में, मतलब सपोज ये ए पी बी में ही मैंने आर्क ए पी बी बनाया, एंगल ए सी बी बनाया, एंगल ए ई बी बनाया, एंगल ए एफ बी बनाया। लेकिन आपने देखा इसी सारे के सारे जो एंगल्स है वो इसी आर्क को सबटेंड कर रहे हैं। तो ये जो सारे एंगल है, सारे के सारे एंगल क्या आएंगे? इक्वल आएंगे या कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो ये कोरोलरी प्रूव हो रही है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। आप कितने भी ऐसे एंगल बनाओगे सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब तुम लोग उठा के देखो, ऐसे बेस की इसके पर बेस जो भी क्वेश्चन रहेंगे तुम सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? तो ये देखो मैंने ये चीज बता दिया, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक प्रॉपर्टी है कोरोलरी, जिसको मैं समझाता हूँ अभी मैं आपको। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और एक सर्कल बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सर्कल है। अब मैं यहाँ पर एक इसका रेड डायमीटर बना देता हूँ जो कि सेंटर से पास होता रहेगा। ये इसका सेंटर है, ठीक है। चालू करो। सो यहाँ पर अच्छा चालू ही है, ओके। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिया, कोरोलरी दिया है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यहाँ पे मिट गया ये, बट दिस इज रिटन कि वो राइट एंगल होता है। तो क्या कोरोलरी है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कैसे होता है कि एक ऐसा सर्कल जो डिवाइड दो पार्ट में होता है उसके डायमीटर से। अगर आप किसी भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करोगे उसके डायमीटर से, तो दो इक्वल एरिया वाला सेमी सर्कल बन जाएगा, जिसको हम दो इक्वल पार्ट बन जाएगा इस सर्कल का, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। तो थ्योरम क्या है यहाँ पर? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब अगर आप इसमें कोई एंगल बनाते हो, ठीक है, अगर आप राइट एंगल सेमी सर्कल में कोई एंगल इंस्क्राइब कर रहे हो, सेमी सर्कल भी एक आर्क होता है ना? सेमी सर्कल भी क्या एक आर्क है। सपोज यहाँ पे नाम है उसका ए, यहाँ पे नाम है बी, ओके, यहाँ पर उसका नाम है बी,
ये ए आया, ये बी है, सपोज यहाँ पे सी है, तो ए बी जो है वो डायमीटर है, तो ए सी बी एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल भी एक आर्क होता है। और अगर आप सेमी सर्कल में एक एंगल इंस्क्राइब करते हो, सेमी सर्कल में अगर आप एक एंगल इंस्क्राइब करते हो, तो ये जो एंगल है वो राइट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है ये? सो एंगल ए सी बी इज राइट एंगल। तो ये जो कॉरोलरी थी कि किसी भी डायमीटर पे अगर आप एंगल बनाओगे या फिर अगर आप किसी सेमी सर्कल में कोई एंगल इंस्क्राइब करोगे, तो वो एंगल हमेशा क्या आने वाला है? राइट एंगल। सो कीप दिस इन माइंड, एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद क्या है? Now we are starting with cyclic quadrilateral. What is cyclic quadrilateral? एक ऐसा quadrilateral जिसके चारों साइड सर्कल को टच करते हैं, मतलब सर्कमफेरेंस को टच करते हैं, दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आपने कहीं पे ऐसा एक फिगर देखा जहां पे ऐसे 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 और ऐसे है, उसका एक वर्टाइसेस जो टच नहीं कर रहा है सर्कल का, तो वी वोंट से दैट इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक मिनट, कौन है? तो दिस इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये क्या है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे मालूम पड़ा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि इसके चारों वर्टाइसेस दे आर टचिंग द सर्कमफेरेंस। उसका एक प्रॉपर्टी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? अगर किसी दो एंगल का सम 180 आता है, किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 आता है तो हम उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है वो कि अपोजिट एंगल्स अगर हम लेंगे, ये ए बी सी डी जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका ए और सी को प्लस करोगे ना तो आपको 180 आएगा। देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल बी और एंगल डी जो है वो भी क्या है? 180 डिग्री है। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस थियरम that in a cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary. I hope you understood this. Second वाला एक प्रॉपर्टी, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बता देता हूं मैं आपको, थोड़ी सी जगह बनाता हूं, ठीक है। नाउ सी दिस, एन एक्सटीरियर एंगल, इसको क्या देखो, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड थ्योरम है या प्रॉपर्टी है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट साइड। अभी पहले ना मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखो, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है जिसका नाम है डी सी। सपोज मैं लिखता हूँ पी, डी सी पी इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट साइड, ठीक है। मतलब ये जो रहेगा ना, अगर ये इसका क्या कहते हैं, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो किसको इक्वल आता है? वो कहता है कि इट इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ये है और इसका अपोजिट क्या है? ए। तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है वो? अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये उसका मतलब एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसको इक्वल आता है? उसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाले एंगल को। मतलब एंगल डी सी पी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। किसको इक्वल है वो? बैड को, एंगल बी ए डी को। तो अगर मैं एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक एक्सटीरियर एंगल, ये देखो, तो एंगल बी ए एस किसको इक्वल आएगा? कौन बताएगा? बी सी डी को किसने बोला? बी सी डी, वेरी गुड, राइट है। अगर मैं बोल रहा बी ए एस, तो उसके एडजेसेंट के सामने वाला, समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तुम दोनों के लिए भी, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल को इक्वल होता है। समझ में आ गया? सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कॉरेलरी और प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप सारा का सारा एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाउ टाइम टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.4 नाउ। 3.1, 3.2 और 3.3 हम लोग पहले कर चुके हैं, 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बेसिक्स जो हैं वो भी मैंने नीचे लिंक दे रखा है। और उसके अलावा
उसके अलावा जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 है उसके भी वीडियोज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 3.56, इस फिगर में, ठीक है, विथ सेंटर हो, इसमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर जो है वो O है। ठीक है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर दो एंगल्स बनाए गए, एक तो है एंगल AOB और दूसरा है एंगल ACB। तो मैंने दो एंगल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था। जो एंगल सेंटर पे बनता है, सामने वाले आर्क से सेंटर पे बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। और जो एंगल इसी आर्क में, आर्क AB में जाके सरकमफेरेंस पे टच कर रहा है, उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इधर जो एंगल है या एंगल AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है क्योंकि सेंटर पे बन रहा है, और जो ये एंगल है ACB ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि ये किस पे बन रहा है, सरकमफेरेंस पे बन रहा है। देखो ये सरकमफेरेंस पे बन रहा है, और जो सेंटर पे बनेगा उसको कहेंगे हम सेंट्रल एंगल, और जो सरकमफेरेंस पे बनेगा उसको हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये गिवन में हमको दिया गया है एंड वी आर आस्क्ड, हमें पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो कॉर्ड AB है ये कॉर्ड है, ठीक है, AB को क्या कहते हैं, कॉर्ड, बिकॉज एक ऐसा सेगमेंट है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एनी लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड AB जो है सर्कल के रेडियस को इक्वल है। मतलब यहाँ पर देखो ये कॉर्ड AB है, लेट मी टेक सम अदर कलर, ये कॉर्ड AB है, ये देखो ये कॉर्ड AB। तो जो लेंथ कॉर्ड AB का है वही लेंथ AO का आएगा क्योंकि AO रेडियस है, वही लेंथ BO का आएगा। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल AOB है उसमें तीनों साइड इक्वल आ रहे, तो वो क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बन गया, ठीक है। फिर आगे वो क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे मेजर एंगल AOB निकालना है, AOB, मुझे निकालना है ACB, एंगल ACB, एंगल AOB, आर्क AB निकालना है और आर्क ACB भी निकालना है, सब निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एंगल AOB से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ एंगल AOB। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द कॉर्ड AB, द कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। किसको इक्वल है, रेडियस को। मतलब ये जो कॉर्ड AB है वो दोनों रेडियस को इक्वल है। इसका मतलब AB, AO और OB तीनों भी इक्वल है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर AB इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OB, तीनों को इक्वल है, वो तीनों इक्वल आ गया। मतलब AB जो कि कॉर्ड है, AO रेडियस है, BO रेडियस, तीनों इक्वल आ गया। तो ये ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल AOB। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB is an equilateral triangle. What is equilateral triangle? Equilateral triangle क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के भी तीनों साइड इक्वल, इसलिए क्या आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और हमें ये पता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि तीनों एंगल को प्लस किया तो कितना आएगा, 180। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60, 60, 60। तो 63 = 180। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब सबसे पहले उससे पूछा है कि व्हाट इज एंगल AOB। AOB कहाँ पे है, ये AOB है, ये वाला एंगल AOB है, ये वाला एंगल जो है वो AOB है। तो मुझे एंगल AOB चाहिए। अभी मैंने बताया कि ट्राइंगल AOB जो है ये पूरा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका हर एक एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। उसकी वजह से ये एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री। लेट मी चेंज द कलर, वेट अ सेकेंड। तो ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अभी यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ट्राइंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल AOB कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अभी बताया मैंने, एंगल AOB कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या पूछा उसने, एंगल ACB बताओ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर जो भी सेंट्रल एंगल रहेगा उसका हाफ होता है इंस्क्राइब्ड एंगल। अभी ACB क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल। देखो यहाँ पूछा है व्हाट इज ACB, तो ACB क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, यानी जो सरकमफ्रेंस को टच करता है, वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। मतलब अगर ये 60 तो ये कितना आना चाहिए,
30, उसका हाफ आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा एंगल है वो? इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल इस, यहाँ पे थ्योरम आता है, फिर यहाँ पे थ्योरम आता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का आधा आता है, हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंगल का हाफ आएगा। सेंट्रल एंगल कितना है? AOB 60 है, तो एंगल ACB कितना आएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACB जो कि इंस्क्राइब्ड एंगल ही इज हाफ ऑफ एंगल AOB जो कि सेंट्रल एंगल है। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीचे लिखूँ मैं, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB। AOB कितना मिला हमको? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का हाफ क्या आ जाएगा? कैंसिल करेंगे तो 30। तो एंगल ACB कितना आया? 30 डिग्री। तो एक हमको यहाँ पर मिला कि एंगल AOB 60 डिग्री, दूसरा मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको भी हम राउंड कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है कि आप आर्क AB भी निकालो। मैं थोड़ा सा इसमें जगह बना लेता हूँ। ये पूरा दिख रहा है क्वेश्चन वाला पार्ट? इसमें पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, बताना चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा उसको अभी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या पूछा गया है, इसके बाद क्या पूछा गया है? वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट, वेट अ सेकेंड, हमें पूछा गया है कि आप आर्क AB निकालो। ये आर्क AB, ठीक है। आर्क AB मतलब इसका एंगुलर मेजर निकालना है। दो चीज़ें होती है जब मैं आर्क के बारे में बात करता हूँ, या तो हमको लेंथ पूछा जाएगा आर्क का, या तो एंगुलर मेजर। तो इसका हमें अभी पूछा गया एंगुलर मेजर। फिर एक और थ्योरम में मैंने पहले बताया हुआ है कि ये जो आर्क रहता है ना, या सेंट्रल एंगल, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंट्रल एंगल, ये चीज़ दिखाई दे रही है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। मतलब ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना, ये AOB, ये सामने वाले आर्क को इक्वल आता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आर्क। ये सेंट्रल एंगल के सामने जो आर्क होगा, दोनों का एंगुलर मेजर सेम होता है। इसलिए मुझे जो पूछा गया है कि मेजर आर्क AB कितना है, मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB, क्योंकि वो सेंट्रल एंगल है। समझ में आया? मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो होता है वो सामने वाले आर्क को इक्वल होता है। तो मेजर एंगल AOB कितना है? तो मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB। AOB कितना दिया? 60 डिग्री। तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर मिल गया मेजर आर्क AB इज 60 डिग्री। बाद में क्या पूछा है? व्हाट इज मेजर आर्क ACB। देखो AB यहाँ पर है, ACB उसके पीछे है, और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे सर्कल का जो एंगुलर मेजर होता है वो 360 होता है। उसमें से AB का कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये पीछे कितना बच गया? 300, क्योंकि दोनों को मिला के क्या होता है? 360। ये 60 है, तो पीछे वाला क्या आएगा? 300। 300 प्लस 60, 360। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर आर्क, लेट मी चेंज द कलर, वेट अ सेकेंड। हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क ACB, जो कि पीछे है। देखो, मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क ACB, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो मुझे आएगा 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमको मेजर आर्क AB पता है। क्या पता है? मेजर आर्क AB। मेजर आर्क AB मैंने यहाँ पे निकाला हुआ 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60 डिग्री प्लस मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 माइनस 60,
ये 60 यहाँ पर आ गया, 360 में से 60 गया तो कितना बचा 300 डिग्री। कितना बचा 300 डिग्री। कितना बचा 300 डिग्री। मेजर आर्क ACB हमको कितना आ गया 300 डिग्री। तो चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको सबसे पहले पूछा था कि व्हाट इज़ मेजर एंगल AOB, तो AOB हमने 60 डिग्री निकाला। ACB पूछा था तो ACB वॉज 30 डिग्री। देन आई वॉज आस्क्ड टू फाइंड आउट मेजर आर्क AB, तो मेजर आर्क AB आई गॉट 60 डिग्री एंड मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका नोट्स मैं तुमको दे दूंगा। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 सर्कल चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योमेट्री। 3.4 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें एक फिगर दिया गया है। ठीक है, फिगर में क्या बताया गया है कि PQRS जो है ना, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसको बोलते हैं, जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच करते हैं। समझ में आया। और लास्ट वाले क्लास से मैंने ये भी बताया था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना, उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब सामने वाले, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर आपने S और Q को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। सम इज 180 डिग्री। समझ में आएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम इज 180 डिग्री। मतलब आप एंगल S और एंगल Q को ऐड करोगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। आप एंगल P और एंगल R को ऐड करोगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री होने का मतलब होता है कि दो एंगल को अगर आप प्लस करते हो तो 180 आता है। तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से हमें पूछा गया, अभी हमको एक चीज़ और दिया गया है, हमें ये बताया गया है कि ये जो PQ है ना वो QR को इक्वल है। देखो यहाँ पे लिखा गया साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। और हमें ये बताया गया कि एंगल PSR 110 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल है ना PSR ये 110 डिग्री है। कितना है 110 डिग्री। तो आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मेजर ऑफ एंगल PQR क्या है, मेजर ऑफ एंगल PQR, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तुम्हारा थॉट क्या है, कैसे निकाल सकते हैं इसको हम। और भी क्वेश्चन पूछा है कि मेजर एंगल PQR निकालो, मेजर आर्क भी निकालो PQR। पहले ये एंगल निकालो PQR, फिर ये आर्क भी निकालो। फिर उसने बोला है कि आर्क QR भी निकालो, इस QR का मेजर निकालो। बाद में बोला है मेजर ऑफ एंगल PRQ निकालो, PRQ, इतना पूरे का हमें एंगल निकाल। अच्छा PRQ इधर है, ये PRQ का मेजर निकालने को बोला है हमें। ठीक है, अब एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम निकालेंगे मेजर ऑफ एंगल PQR। तो हमें ये पता है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या है वो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच करते हैं उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के चारों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary। क्या होता है सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने क्या बताया कि दोनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो मैं इसको लेता हूँ, मैंने क्या बोला अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। मतलब अगर आप PQR को PSR से ऐड करोगे तो आपको 180 मिलेगा। तो हम लोग ऐड करते हैं, देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आपने PQR में PSR ऐड किया तो आपको क्या मिला 180 डिग्री। PQR कितना है हमें पता नहीं, हमें निकालना है, बट मुझे ये पता है कि एंगल PSR 110 है क्योंकि यहाँ पे दिया था एंगल PSR इज 110। तो एंगल PSR कितना हो गया 110। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। कितना है
180 में से अगर आपने 110 माइनस कर दिया तो आपको ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आपको मिल गया 70 डिग्री। कितना मिल गया? 70, मतलब 110 प्लस 70 डिग्री, दोनों को प्लस किया तो 180 हो जाता है। मैंने पहले बताया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करके 180 आएगा, और जब मैंने 110 को यहाँ पे लेके आया तो माइनस हुआ, और मुझे फाइनली एंगल PQR, मुझे फाइनली एंगल PQR मिल गया 70 डिग्री। कितना मिल गया? ये देखो एंगल PQR आई गॉट एज 70 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एंगल PQR मिल गया 100 की, वो 70 डिग्री है। अब मुझे पूछा गया कि मेजर आर्क PQR निकालो, इसके पीछे का आर्क जो है वो निकालो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सामने का आर्क होता है PQR, उसके सामने जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा उसका डबल होता है। समझ में आया? मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल में, यहाँ पे देखो, अगर किसी भी सर्कल में ये इंस्क्राइब्ड एंगल अगर आपको पता है, सपोज ये 40 है, तो उसके सामने का आर्क उसका डबल आएगा, 80 आएगा। समझ में आया? मैंने अभी आपको बताया था ये चीज, बताया था ना कि इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क और द सेंट्रल एंगल। तो उसके हिसाब से पहले मैं इसको थोड़ा सा जगह बनाता हूं यहाँ पे, 1 मिनट। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा वहां शिफ्ट करते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हमें क्या बताया गया था कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, यानी जो इंस्क्राइब्ड एंगल है PSR इज हाफ ऑफ, देखो इधर एंगल PSR इज हाफ ऑफ सामने वाला करस्पॉन्डिंग आर्क PQR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR। समझ में आया? PQR का हाफ होगा। तो मुझे PSR पहले से पता है, PSR हमें कितना दिया है? 110 डिग्री दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 110 डिग्री PSR है। यहाँ पे लिखा है 1/2 इंटू आर्क PQR, मेजर आर्क PQR। अब ये 2 वहाँ पर जाएगा, 2 इंटू 110, 220 डिग्री इज इक्वल टू मेजर आर्क PQR। मुझे मेजर आर्क PQR भी मिल गया। कितना मिल गया? 220 डिग्री। मुझे ये कितना मिल गया? 220 डिग्री। मेजर एंगल PQR कितना मिला हमें? 70 डिग्री। एक एक चीज़ें मुझे मिलती जा रही हैं। अब मुझे पूछा गया है कि मेजर आर्क QR, सिर्फ इतना ही निकालो, सिर्फ इतना ही निकालो QR। उसके लिए ना मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करूंगा, ट्राइंगल PQR। मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल PQR। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? PQR। हमें ये दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ बताया गया था कि PQ इज इक्वल टू QR। हमें बताया गया था कि साइड PQ इज इक्वल टू साइड QR। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल आता है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके बेस एंगल्स भी इक्वल आएंगे। मतलब एंगल QPR विल बी इक्वल टू एंगल QRP। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको ये पता है कि इन ट्राइंगल PQR आई विल राइट डाउन PQ इज इक्वल टू QR। दिस इज गिवन, गिवन में हमको दिया था, क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRP। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम आप यहाँ पर लिख सकते हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स इक्वल आते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है, ये एंगल है QPR और QRP, ये मान लो कि x को इक्वल है, x डिग्री को। तो जब हम उस ट्राइंगल में जाएंगे, उस ट्राइंगल का जब इस ट्राइंगल के हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल QPR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR, तीनों को प्लस किया तो मुझे आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। मुझे पता है QPR कितना है? x है। QRP कितना है? x है। और PQR कितना है? हमें यहाँ पहले से दिया गया है 70 डिग्री। यहाँ पे हमको मिला है, देखो 70 डिग्री मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री और तीनों को प्लस किया तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180।
अब मुझे ना ये 70 यहाँ पे लेके आऊँगा, 70 यहाँ पे लेके आऊँगा तो 70 180 में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा जगह बनाते हैं, 1 मिनट रुको। अच्छा इसका पूरे का नहीं हो रहा है, कहाँ पे करें इसको शिफ्ट, ठीक है मैं कहाँ पे लिखूँ इसको, यहाँ पे थोड़ी जगह है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 70 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 70। सो 2x इज इक्वल टू 180 में 70 का तो कितना बचा, 110 डिग्री। x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 55 डिग्री, क्या आ जाएगा 55 डिग्री। तो मुझे x 55 मिल गया, मतलब एंगल ये वाला भी x था, ये वाला भी x था, PQR भी मुझे 70 डिग्री मिल गया, 55 डिग्री मिल गया, और एंगल QRP भी मुझे 55 डिग्री मिल गया, क्योंकि दोनों भी x था। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर देखो, QPR इज इक्वल टू QRP इज इक्वल टू x, तो जो QPR का वैल्यू रहेगा ये भी 55 आएगा, ये भी 55 आएगा हमको, ठीक है। तो इसके आगे का प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। चलो मैंने उधर क्या मिला मुझे, अभी ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो आप, फिर आपको समझ में आएगा। अभी मुझे पूछा गया था कि व्हाट इज मेजर आर क्यू आर पूछा गया था, ये आर क्यू आर पूछा गया था। ये जो आर क्यू आर है ना, ये किस एंगल के सामने है, एंगल आर पी क्यू के सामने है। आर पी क्यू क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। मैंने क्या बताया आपको, कभी भी कोई भी आर्क जो है सामने वाले इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है, ट्वाइस होता है, और ये एंगल क्या होता है, इस आर्क का हाफ होता है। तो ये जो आर क्यू आर रहेगा, इट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर पी क्यू या क्यू पी आर, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, आई राइट डाउन मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स of angle, what was that angle, RPQ is equal to 2 times of angle RPQ, ठीक है। अभी RPQ मैंने पीछे निकाला, अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अगर ये मुझे मिला ना x 55 मिला, तो x मतलब RPQ भी है और PRQ भी है, दोनों भी 55 है, तो मुझे वैल्यू पता है इसका। तो RPQ कितना है, 55, सो 2 इंटू RPQ मतलब 55 डिग्री, 2 इंटू 55 डिग्री मतलब 110 डिग्री। तो देयर फॉर मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये मुझे मिल गया। तो हम लोग को अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या निकालना, ये मुझे मिल गया 110 डिग्री, है ना, यही मिला ना, 110 लिखा हुआ ना पीछे मैंने, ये देखो 110। अब तीसरी चीज़ के चौथी चीज़ क्या पूछी मुझे, मेजर ऑफ एंगल PRQ, मेजर ऑफ एंगल PRQ। तो मैंने अभी दोनों चीज़ निकाल लिया था, ये 55, दोनों भी 55 ही है। अगर मुझे QPR 55 मिल रहा है तो PRQ भी मुझे क्या मिलेगा, 55 डिग्री। तो डायरेक्टली मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये भी क्या है, 55 डिग्री। मैं पीछे लिख देता हूँ, आई विल राइट डाउन दैट एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये देखो PRQ इज इक्वल टू एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RPQ, और RPQ मैंने क्या निकाला, 55 डिग्री। देयरफॉर दोनों भी 55 है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मेजर एंगल PRQ इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो चारों आंसर्स मुझे मिल गए। आपको ये आंसर आपको चाहिए तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, और आप लोग को तो मैं भेज दूंगा भाई। तो दूसरा वाला दिखा देता हूँ मैं, पहले ये पेज आप पॉज करके देख लीजिए, आई एम गिविंग इनफ टाइम टू पॉज इट, और इसके बाद फिर इसको भी पॉज करके आप देख सकते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 सर्कल चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो ये एक 4th क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि इन द गिवन फिगर 3.58 RS इज डायमीटर। ये जो RS है ना वो डायमीटर है, ये RS जो है ये डायमीटर है, ठीक है, दिस इज डायमीटर। और वो डायमीटर बताने के बाद और क्या बताया उन्होंने हमें ये बताया है पॉइंटी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। प्रूव दैट RTS इज एक्यूट एंगल, हमें प्रूव करना है कि RTS जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल 90 से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। हमें ये प्रूव करना है, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, लेट अस ज्वाइन दिस, वेट अ सेकेंड, हम जब इसको ज्वाइन करेंगे ना RT और ये S, इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है।
RTS, थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम करता हूँ मैं, एक मिनट। RTS सपोज ये ज्वाइन हो गया इधर, ठीक है, और यहाँ पर ये जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है ना, ये सर्कल को जहाँ पे टच कर रहा है RT, वो पॉइंट को हम समझेंगे कि मान लो वो क्या है, P है, ये पॉइंट क्या है, P है, ऐसा हम समझते हैं। और हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, P को S से भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है O, ये डायग्राम है हमारा, और ये एक सर्कल दिया गया है। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, R को T से ज्वाइन किया, T को S से ज्वाइन किया, और P जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन RT एंड द सर्कल, और वो यहाँ पर टच हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी यहाँ पर बोला गया है कि पॉइंट T लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब बाहर है सर्कल के, वो हमें प्रूव करना है कि एंगल RTS जो है वो एक्यूट एंगल है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है आप उसको लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन पार्ट आप लिखोगे कि जॉइन RT TS एंड PS, इसको ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। अब उसके बाद हमें लिखना है प्रूफ, इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। प्रूफ में क्या, गिवन में तो आपको पता यही चीज़ें लिखना है आपको कि एक्सटीरियर में है, और दूसरी चीज़ आपको ये लिखना पड़ेगा, बस इतना ही। और ये कंस्ट्रक्शन लिख देना कि RT TS और PS ज्वाइन करो, P वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन RT सर्कल को टच करता है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो RTS है ये 90 डिग्री से कम है। सबसे पहले हमें ये पता है कि एंगल TPS या फिर एंगल RPS दिखाई दे रहा है आपको, एंगल RPS, देखो एंगल RPS, ये एंगल RPS है। एंगल RPS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल TPS, समझ रहे हो क्या। RPS जो है वो TPS ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। मैं थोड़ा एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको बता देता हूँ। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर होता है एंगल एक, उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो कभी भी ये जो अंदर वाले एंगल्स है ना, उसके बाजू वाला छोड़ के, यानी रिमोट इंटीरियर एंगल, उनसे बड़ा होता है। सपोज ये ABD है, तो एंगल ABD जो रहेगा ना, वो इससे भी बड़ा रहेगा, एंगल ACB से, ठीक है। और एंगल ABD जो है वो एंगल BAC से भी बड़ा रहेगा, एंगल BAC से बड़ा रहेगा। तो ये एक थ्योरम है जिसमें वो कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये T से भी बड़ा होगा, यानी ये जो एंगल RPS है एक्सटीरियर एंगल, वो एंगल PTS से भी बड़ा होगा और एंगल PST से भी बड़ा होगा। ये हमें ध्यान में रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो इसको हटा देते हैं, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि एक मिनट, हाँ ये इसके साथ आ जा रहा है, वेट अ सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट इट अगेन। चलो ठीक है, इसको हटा के फिर वहाँ लिख देंगे एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ PTS। तो मैंने अभी आपको थ्योरम समझाया ना कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी एंगल RPS जो है, एंगल RPS जो है वो किससे बड़ा है, एंगल PTS से। किससे बड़ा है, तो बड़े को हम कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट डाउन ग्रेटर देन, वी राइट डाउन ग्रेटर देन लाइक दिस, इज ग्रेटर देन एंगल, ये जो PTS है उससे बड़ा आएगा, PTS से बड़ा आएगा। मतलब ये जो RPS है, मैंने RPS लिखा क्या, गलती से लिखा, ये वाला एंगल लिखना पड़ेगा हमको, ये वाला एंगल, क्योंकि वो रिमोट नहीं है, रिमोट मतलब बाजू वाला होता है। एक मिनट, हाँ करेक्ट है, आई एम सो सॉरी, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, सॉरी, एंगल RPS जो कि एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल जो है उसके इंटीरियर एंगल यानी इस वाले से बड़ा आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने बराबर लिखा हुआ है कि एंगल RPS इज ग्रेटर देन PTS, ठीक है। अब एक चीज़ हमें मालूम पड़ गई कि ये जो RPS है वो PTS से बड़ा है। अब RPS किसके ऊपर बना हुआ है, आई विल राइट डाउन एंगल RPS इज मेड ऑन द डायमीटर, और डायमीटर पे बने हुए सारे एंगल्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, अगर डायमीटर पे अगर आप कोई भी एंगल बनाते हो तो उस एंगल का मेजर कितना आता है, 90 डिग्री। एवरी एंगल मेड या एवरी एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, अगर कोई भी एंगल सेमी सर्कल में बनता है
तो वो एंगल का मेजर कितना होता है 90 डिग्री। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल RPS इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। मैं जैसा लिखा है RPS इज मेड ऑन डायमीटर, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ एंगल RPS इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर एंगल RPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मालूम पड़ा हमको कि एंगल RPS क्या है, इट इज़ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल, ये हमें पता चल गया। अभी हमें ये पता है कि RPS जो है वो PTS से बड़ा है। तो ये वाले इक्वेशन में या इस वाले इनइक्वालिटी में मैं RPS का वैल्यू डालता हूँ। तो RPS का वैल्यू कितना आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल PTS। इसका मतलब एंगल PTS जो है वो 90 डिग्री से कम है। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम होता है तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो हमें यही प्रूव करना है कि RTS, अभी मैंने PTS लिखा है, लेकिन PTS को अगर मैं RTS लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि RTS उसी लाइन में आ रहा है। RP जो है वो PT के लाइन में आ रहा है। मैंने अभी क्या लिखा है, एंगल PTS। एंगल PTS भी वही एंगल होगा और एंगल RTS भी वही एंगल होगा। तो मैं इन प्लेस ऑफ PTS आई विल राइट डाउन RTS। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री। जैसे PTS छोटा है 90 से, वैसे RTS भी छोटा है 90 से, और जो एंगल 90 से छोटा होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। समझ में आया, इज एन एक्यूट एंगल। तो ये प्रूव कर दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें ये प्रूव करना है कि एवरी रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी सारे के सारे रेक्टेंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा एक रेक्टेंगल जिसके चारों वर्टाइसेस जो है वो सर्कल को टच करेंगे। यानी अगर मैं एक फिगर बना के बताने जाऊँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये दिखाई दे रहा है, हाँ, पर नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी एक सपोज एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ये देखो एक सर्कल है, ओके, दिस इज इन ब्लैक कलर, सो आई डोंट वांट एनी ब्लैक कलर फिगर बिकॉज बोर्ड इज ऑलरेडी ब्लैक। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। वो कह रहा है कि हर एक रेक्टेंगल, अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा इसके अंदर, इफ़ आई मेक अ रेक्टेंगल इनसाइड दिस, एवरी रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी रेक्टेंगल आप बनाओगे तो उसके चारों वर्टाइसेस किसी न किसी सर्कल को टच करेंगे, उसके चारों वर्टाइसेस। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, हम इसको प्रूव करेंगे। तो आई विल राइट डाउन कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD। कोई एक रेक्टेंगल है, समझ लो कि वो ABCD उसका नाम है। सपोज यही ले लेते हैं हम लोग ABCD, और हमें ये पता है कि ईच एंड एवरी एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब राइट एंगल होता है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल का मेजर जो है वो 90 डिग्री होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है। तो हम क्या करेंगे, आई विल राइट टू कंसिडर रेक्टेंगल ABCD। हम इसका देखो, अगर ये ABCD है तो A के अपोजिट में क्या है C, B के अपोजिट में क्या है D, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इन रेक्टेंगल ABCD एंगल A और उसके सामने वाला एंगल C दोनों को प्लस किया तो A भी 90 डिग्री है और C भी 90 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल C 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। देयरफॉर बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, by cyclic quadrilateral theorem, quadrilateral ABCD is, या rectangle ABCD मैं ऐसे लिख सकता हूँ, therefore rectangle ABCD is cyclic quadrilateral
साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो क्या समझा इसमें, हम लोग क्या प्रूव किया हमने कि कोई भी रेक्टेंगल अगर आप लोगे तो हमेशा साइक्लिक होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का थ्योरम क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो क्वाड्रिलैटरल है उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है। तो आप कोई भी रेक्टेंगल लेंगे तो उसका अपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो 90 + 90 180, 90 + 90 180। कोई भी रेक्टेंगल आप लोगे, कोई भी XYZ कोई भी रेक्टेंगल लीजिए, आपको हर बार क्या मिलेगा, अपोजिट एंगल का सम क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि हर एक रेक्टेंगल जो होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने प्रूव किया। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली नाउ, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ नीचे है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को मैं दूसरे पेज पे लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। यहाँ पर बताया गया है कि ये इन फिगर 3.59 ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ऑल्टीट्यूड YZ एंड XT। देखो YZ भी ऑल्टीट्यूड है और XT भी ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सामने वाले वर्टेक्स से आके सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पे कभी भी इस वर्टेक्स से निकलने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर होती है, उसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। तो YZ किस पे ऑल्टीट्यूड है, किस पे परपेंडिकुलर है, WX पे। और XT किस पे परपेंडिकुलर है, WY पे, YW पे। दोनों एक दूसरे, मतलब XZ जो है वो YZ जो है वो WX पे परपेंडिकुलर है और XT जो है वो WY पे परपेंडिकुलर है। फिर वो बोल रहा है कि प्रूव दैट WZPT, क्या WZPT, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो एक सेकेंड, ओह व्हाट इज हैपनिंग टू दिस, जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन नहीं खींच के, हाँ WZPT ये दिख रहा है ना, ये क्वाड्रिलैटरल है 4 साइड वाला। तो ये साइक्लिक है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आते हैं, छोटा करते हैं। हमें प्रूव करना है कि W, ये दिखाई दे रहा है ये, और ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि WZPT जो है वो साइक्लिक इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हम प्रूव करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, वेट अ सेकेंड, इसको पॉज कर दो, पेन का चार्ज। सो स्टार्टेड, ओके। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल, सॉरी इन ट्राइंगल, नॉट क्वाड्रिलैटरल, इन ट्राइंगल WXY, आई विल राइट डाउन XT इज परपेंडिकुलर टू, देखो XT किस पे परपेंडिकुलर है, WY पे, एंड YZ इज परपेंडिकुलर टू, देखो YZ किसको परपेंडिकुलर है, WX को, इज परपेंडिकुलर टू WX। तो इससे हमको दो चीज़ें मिल जाती है कि एक तो एंगल PTW, क्योंकि देखो ये XT परपेंडिकुलर है ना, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ PTW, ये देखो दिख रहा है आपको PTW दिखाई दे रहा है, PTW 90 डिग्री बन जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल PZW वो भी 90 डिग्री आया। तो अगर हम इस क्वाड्रिलैटरल पे ध्यान देते हैं, इन क्वाड्रिलैटरल PTWZ इस क्वाड्रिलैटरल में ध्यान दें तो ये T और Z अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, आई विल राइट डाउन एंगल PTW यानी T प्लस एंगल PZW। देखो मैं T और Z को ऐड कर रहा हूँ, अपोजिट एंगल को ऐड कर रहा हूँ, और मैं ये चेक करता हूँ इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे लिखता हूँ PTW कितना है, 90 डिग्री है, PZW कितना है, 90 डिग्री है। दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का अपोजिट एंगल को प्लस करके अगर आपको 180 आता है तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो PTWZ में हमें क्या मिला कि T और Z को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर
quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral. क्या है वो? cyclic quadrilateral. ठीक है. अब क्या है, अब उसके एक चीज़ तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. दूसरी चीज़ क्या पूछा है, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर कौन साइक्लिक. अब कौन साइक्लिक क्या होता है, तो कौन साइक्लिक मतलब अगर कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर आएंगे उसको हम बोलते हैं कौन साइक्लिक. एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सपोज ये एक सर्कल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज अ सर्कल. ये दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा नीचे, अब दिखाई दे रहा है. इस पे सपोज 4 पॉइंट है. सपोज यहाँ पर है P Q R S. तो अगर ये 4 पॉइंट किसी सर्कल पे आ रहे हैं तो इस 4 पॉइंट को हम बोलते हैं कौन साइक्लिक. क्या बोलते हैं? कौन साइक्लिक. ठीक है. अच्छा, तो हम प्रूव करते हैं कि X Z T Y कौन साइक्लिक है, ऐसा हम प्रूव करते हैं. तो ये प्रूव करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ मैं. ओके, नहीं हो रहा है, एक सेकेंड. अच्छा, ये सर्कल को भी लेके जा रहा है. ठीक है, लेके जाने दो, कोई बात नहीं. ठीक है, बाकी सब मैं रब कर देता हूँ. ये नहीं चाहिए हमको, ये भी नहीं चाहिए. इवन आई डोंट वांट दिस सर्कल, सो लेट द सर्कल बी देयर. तो हमें अब प्रूव करना है कि ये कौन साइक्लिक है. तो एक थ्योरम है, एक थ्योरम है कि अगर किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट है x और y, 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, इफ दे मेक इक्वल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. मतलब अगर यहाँ पर इस लाइन पे 2 पॉइंट है, जैसे x और y है, और ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पे यानी ऊपर के साइड पे ही सपोज 2 इक्वल एंगल बना रहे हैं, जैसे एक्स जेड वाई और एक्स टी वाई. अगर ये दोनों 2 इक्वल एंगल्स बना रहे हैं तो ये 4 पॉइंट एक्स जेड टी वाई विल बी कौन साइक्लिक. मैं वो थ्योरम लिख देता हूँ यहाँ पर. मैं लिखूंगा इफ 2 points on a line, if 2 points on a line make or subtend 2 equal angles on the same side of the line, on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. ठीक है, क्या समझा आपको? अगर x और y ये 2 पॉइंट्स है लाइन एक्स वाई पे, और अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पे, किसी एक ही साइड पे 2 इक्वल, जैसे x और y एक बार z पे 90 डिग्री बना रहे हैं और x और y एक बार t पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो x z t और y क्या आ जाएगा? कौन साइक्लिक आ जाएगा. यानी वो चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करते हैं. तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया. therefore since, या फिर लिखो since x and y make equal angles, यानी कि x z y and x t y on same side of line segment, what is that? x y. therefore x y z t are concyclic. हो गया, ये भी प्रूव हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने प्रूव कर दिया. अब 7 और 8 बचे. लेट अस गो टू 7 और 8. डायरेक्ट मैं 7 और 8 पे जाता हूँ एंड वी विल मेक दिस. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया ना अभी. हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. 6 कहाँ पे गया? क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, ये किया मैंने. अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम निकालेंगे. ठीक है, सो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. वेट अ सेकेंड.
थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, देखते हैं आ रहा है क्या, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें बताया गया है कि मेजर आर्क एन एस इज 125 डिग्री। ये देखो, ये आर्क दिख रहा है आपको, एन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये एन है और ये एस है, और इसके बीच में एक आर्क है जिसका नाम है एन एस। तो आर्क एन एस कितना है 125 डिग्री, और आर्क ई एफ कितना है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री। एंगल एन एम एस निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एंगल एन एम एस, तो वो मुझे पूछा गया है। तो अगर आपको एन एम एस निकालना है तो देयर से थ्योरम, दो थ्योरम्स हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो प्रॉपर्टीज़ जिसमें से एक में ऐसा है कि अगर दो कॉर्ड्स जैसे एम एन और ये क्या नाम है इसका एन एम और एम एस, ये दो कॉर्ड्स हैं, या फिर ये दोनों सीकेंट है, सपोज ये दोनों सीकेंट अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, बाहर मतलब सर्कल के बाहर टच कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है एन एम एस, दिस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द बिगर आर्क एंड द स्मॉलर आर्क। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर दो सीकेंट सर्कल के एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इस एंगल का वैल्यू जो होता है दैट वुड बी बिगर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क, यानी आर्क एन एस माइनस आर्क ई एफ। अगर ये जो दोनों सीकेंट्स या ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं, ये लाइन सेगमेंट अगर ये सर्कल के अंदर मिलेंगे तो क्या होगा, अगर दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर मिलेंगे, मैं यहाँ पर सर्कल बना के दिखाता हूँ और फिर आपको समझेगा। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, एक मिनट, ये दूसरा सर्कल है, मान लो इसमें दो कॉर्ड्स मैंने बना दी है, ठीक है, दो कॉर्ड्स बना दिए। सपोज ये जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर बाहर मिल रहा है, तो मैंने बताया कि ये जो एंगल आपको निकालना है, यहाँ का जो एंगल आपको निकालना है, ये एंगल जो होगा ये वाला आर्क माइनस ये वाला आर्क होगा। लेकिन अगर यही दो कॉर्ड, अगर यही दोनों कॉर्ड इंटरनली मिल रहे हैं, मतलब ये ऐसे मिल रहे हैं, समझ में आया, तो ये कॉर्ड जो इंटरनली मिल रहे हैं तो दैट वुड बी डिफरेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। अगर मुझे ये एंगल चाहिए, सपोज ये वाला एंगल, तो दिस वुड बी द बिगर एंगल प्लस द बिगर आर्क माइनस द स्मॉलर आर्क। क्या आएगा हमें वो, द बिगर आर्क प्लस द स्मॉलर आर्क। इसमें आर्क्स प्लस होते हैं और इसमें जो होता है आर्क वो माइनस होता है। बड़े वाले आर्क में छोटा वाला आर्क माइनस होगा और इसमें बड़े वाले आर्क में छोटा वाला आर्क जो होगा वो ऐड होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसको आप याद रखिए और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो, अब हम इसको पहले तो इसको छोटा कर देते हैं, ये दिखाई दे रहा है तो नीचे, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेजर आर्क एन एस जो है वो 125 डिग्री है और मेजर आर्क ई एफ है वो 37 डिग्री है। तो पहले मैं यहाँ लिख दूंगा, इफ़ टू कॉर्ड्स, या ऐसा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ द टू कॉर्ड्स mn दिखाई दे रहा है ना आपको, mn एंड ms मीट एक्सटर्नली, मतलब बाहर मिल रहे हैं, मीट एक्सटर्नली। टू कॉर्ड्स mn एंड ms, mn और ms बाहर मिल रहे हैं। देयरफॉर मेजर एंगल nms निकालना है आपको। क्या निकालना है, मेजर एंगल nms निकालना है आपको। अगर मेजर एंगल nms आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, देयर से फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि अगर एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं तो बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाफ ऑफ, सॉरी मैंने बताया नहीं आपको, हाफ ऑफ मेजर आर्क बड़ा वाला विच इज ns माइनस मेजर आर्क छोटा वाला यानी EF। तो ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू मेजर आर्क NS माइनस माइनस मेजर आर्क EF, ये फॉर्मूला है। अब दोनों के वैल्यूज मुझे पता है, तो हाफ इंटू मेजर आर्क NS कितना है हमें दिया गया है, NS इज 125 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 125 डिग्री माइनस EF कितना है, EF कितना है 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 125 माइनस 37 डिग्री, ठीक है, 125 माइनस 37 डिग्री। तो माइनस करो कितना आएगा, 125 माइनस 37, 15 माइनस 7 इज 8,
देन 11 माइनस 3 इज हाउ मच 8, 88 डिग्री। कितना आ गया? हाफ इंटू 88 डिग्री। अब इसको आप 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 44। तो 44 डिग्री इज मेजर एंगल NMS। मुझे अगर ये एंगल चाहिए तो दैट इज 44 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड सॉल्व दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लेके चलो बोर्ड पे लेकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ये आ गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कॉर्ड AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B। ये भी कॉर्ड है AC, DE भी कॉर्ड है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं B पे। ठीक है, वो बोल रहा है एंगल ABE। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मेजर एंगल ABE। ये देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये 108 डिग्री है। कितना है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बाहर लिखता हूँ, एक मिनट। ये जो एंगल है ना, ये है 108 डिग्री। और फिर AE, ये कौन सा था? ABE, एंगल ABE। और मेजर आर्क AE 95 डिग्री है। कितना है? AE की तरह ABE था ना, कुछ गलत लिखा है क्या इसने? ABE, एंगल ABE इज 108 डिग्री और आर्क AE 95 डिग्री है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, सेंट्रल एंगल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेजर आर्क, ये जो आर्क है AE, ये कितना है? 95 डिग्री है। फाइंड मेजर आर्क DC निकालना है आपको। क्या निकालना है? DC निकालना है, ये DC। ठीक है, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, अगर इंटरनली टच करेंगे ना तो ये वाला आर्क और ये वाले आर्क का सम जो है, ये वाला एंगल आएगा ABE। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वी विल राइट डाउन, आई विल राइट डाउन कॉर्ड, नाम क्या है कॉर्ड का? AC एंड DE मीट इंटरनली। कहाँ पे मिल रहे हैं? अंदर मिल रहे हैं, इंटरनली। एट विच पॉइंट? B। कहाँ पे मिल रहे हैं? B पे मिल रहे हैं। तो कॉर्ड AC एंड DE मीट ईच अदर इंटरनली एट B। ठीक है, तो इन दोनों, अगर मुझे एंगल ABE चाहिए, अगर मुझे एंगल ABE चाहिए, देयरफॉर एंगल ABE जो रहेगा दैट वुड बी हाफ इनटू मेजर आर्क DC प्लस मेजर आर्क, इस बार प्लस हो जाएगा AE, दोनों का सम। लास्ट टाइम माइनस हुआ था ना, इस बार प्लस। तो हमें इसमें क्या पता है? हमें ABE पता है। ABE कितना है बच्चों? ABE कितना है? 108 डिग्री हमको दिया है, 108 डिग्री। ABE मुझे दिया है 108 डिग्री और AE भी मुझे दिया गया है। सो हाफ इंटू मेजर आर्क DC तो नहीं दिया, हमको निकालना है वो DC, प्लस मेजर आर्क AE हमको दिया है। AE कितना दिया है? 95 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 को वहाँ लेके चले जाओ। 108 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 216। कितना हो जाएगा? 216। अब यहाँ पर क्या बचा हमको? मेजर आर्क DC प्लस 95 डिग्री। ठीक है, अब 95 को यहाँ लेके जाओ। 116 माइनस 95, तो 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर आर्क DC। ये मुझे निकालना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 216 माइनस 95, 6 माइनस 5 इज़ 1, 11 माइनस 9 इज़ 2 और यहाँ पे बचा 1। तो मेजर आर्क DC कितना आ गया? 121 डिग्री। हमें यही निकालना था। सो एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर ख़त्म होता है। अगली बार एक्सरसाइज 3.5 ही है, शायद 3.5 तक है नहीं ये चैप्टर, तो 3.5 स्टार्ट करेंगे एंड विल एंड अ चैप्टर। सो आप इसको कॉपी कर सकते हैं पॉज करके।